Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about trade. Trade किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को बेचना और ख़रीदना उसे क्या कहेंगे? ट्रेड कहेंगे। ट्रेड दो किस्म की है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। कोई भी चीज़ बेची जाए या ख़रीदी जाए अपनी कंट्री की लिमिटेशन के अंदर, उसको हम इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वी आर गोइंग टू से एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड जब करते हैं तो उसकी अहमियत क्या है? जब एक चीज़ आपके मुल्क से दूसरे मुल्क में बेची जाती है तो उसके फ़ायदे क्या हैं कि आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी वो बढ़ती है, आपकी जो है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और आपके जो स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइज हैं, जैसे एग्जांपल आपके पास कॉटन है, पाकिस्तान स्पेशलाइज है कॉटन के अंदर, तो वो उसकी चीज़ों की स्पेशलिटी के अंदर बढ़ोतरी होती है, आपका कैपिटल बढ़ता है, और कंट्री जो होती है आपकी वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल रॉ कॉटन को अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इतना आपको नफ़ा नहीं होगा कि आप उसका गारमेंट्स बना के उसको आप एक्सपोर्ट करें। तो इट इनकरेजेस कंट्रीज ऑन प्रोड्यूसिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब इम्पोर्ट किसे कहते हैं? जब किसी कंट्री से कोई चीज़ खरीदी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। एंड व्हेन इम्पोर्ट हैपेंस द फॉरेन एक्सचेंज लीव्स द कंट्री। जब आप दूसरी चीज़ कहीं से ख़रीद रहे हैं तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो डाउन हो जाती है। और जब चीज़ बेचते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज आप किसी को देते हैं, तो इट विल इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, कंट्री जो सेल करती है गुड्स और सर्विसेज, अब सर्विसेज क्या है? जैसे आपने कोई इम्पोर्ट की चीज़ लाइक अ मशीनरी और समथिंग एल्स फ्रॉम अदर कंट्री, तो आपको उसके ऑपरेट के लिए किसी की ज़रूरत होगी, तो वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग देने के लिए। कोई वहाँ से कोई बंदा भेजती है जो आपको वो सारी वर्कशॉप देता है, वो ट्रेन करता है, इससे आप सर्विसेज में लेकर आएंगे। अब ट्रेड भी विजिबल और इनविजिबल होता है। विजिबल ट्रेड जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, और इनविजिबल ट्रेड आपका एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सर्विसेज क्या है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जो प्राइमरीली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है फिश, कॉटन, राइस, वेजिटेबल। प्रोसेस एक्सपोर्ट्स के अंदर आपके ड्राई फिश, कॉटन यार्न आ जाते हैं। और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर नंबर 1 है। फिर गारमेंट्स हैं आपके, कारपेट्स, कॉटन टेक्सटाइल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब पाकिस्तान शुरू में सिर्फ प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी खाली कॉटन है तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब पाकिस्तान जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, इंडस्ट्रियलाइज होता गया पाकिस्तान, नाउ इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इससे फ़ायदा क्या होता है कि रादर देन एक्सपोर्टिंग द प्राइमरी गुड, तो आप मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉटन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको एक कॉटन के ही जो है ना हिसाब से पैसे मिलेंगे, और अगर आप उस कॉटन के गारमेंट्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो एक्सपोर्ट आपकी पाकिस्तान में मदद करती है फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में और आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंक्रीज़ करने में। और जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? पाकिस्तान एक्सपोर्ट बेस इज़ वेरी नैरो। 61% of export is through rice, leather and cotton. Most of Pakistan's export items are cheap from cottage and small scale industries. ये सारे आपके शॉर्ट कमिंग्स है एक्सपोर्ट के। अब इम्पोर्ट क्या कर रहा है पाकिस्तान? कैपिटल गुड्स, एग्जांपल मशीनरी पाकिस्तान बाहर से ख़रीदता है, और द रॉ मटेरियल्स के अंदर मैग्नीज, क्रूड ऑयल वगैरह ये भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। वीट, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और शुगर ये भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, बिकॉज वीट भी आपके पास स्टेपल फूड है पाकिस्तान में, तो शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आप जापान से तकरीबन इंपोर्ट करते हैं। लाइक अराउंड 100 कंट्रीज से पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर कुवैत, सऊदी अरब, जापान, यूएसए, यूके और जर्मनी है। अब जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? द इंपोर्ट वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू। अब जब आपकी
एक्सपोर्ट होगी तो आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी और इंपोर्ट के अंदर आपकी जीडीपी भी कम हो जाएगी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डिफाइंस एनी कंट्रीज इकोनॉमी इन ज्योग्राफिकल टर्म्स। जो आपकी कंट्री के डोमेस्टिक एरिया के अंदर जो भी इनकम आ रही है वो आपकी जीडीपी होती है। और जितनी भी टोटल आपके पास इनकम आ रही है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, ठीक है, और विद इन अ सर्टेन पीरियड, ये आपकी जीडीपी कहलाएगी। और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें यह है कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस आप लोकली जो कर रहे हैं और बाहर जो लोग कर रहे हैं आपके जीएनपी के अंदर आ जाती है। ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान, यूएसए से हम वीट, ऑयल, वेजिटेबल, मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं। देन वी हैव जर्मनी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड मशीनरी। यूके से आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज भी, फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदीया से आप पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं। मलेशिया से आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जापान से वी आर इंपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड मशीनरी। फ्रॉम श्रीलंका वी इंपोर्ट टी। अब ये ट्रेडिंग पार्टनर थे पाकिस्तान के जिससे पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है सर्जिकल इक्विपमेंट, कारपेट्स, रग्स, ये यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जर्मनी को भी कारपेट, कॉटन टेक्सटाइल, रग्स वगैरह उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। यूके को भी रॉ कॉटन, रग्स, कारपेट, और सऊदी अरेबिया और यूएई को आप राइस और रेडीमेड गारमेंट्स, स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना और हांगकांग को भी कॉटन यार्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जापान के अंदर आप फिश और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रेड रूट्स, अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं वी हैव डिफरेंट रूट्स टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट द थिंग्स, जिसमें सबसे पहले लैंड रूट आ जाता है, फिर आपका एयर रूट है, फिर वाटर रूट है। सो द ईस्ट लैंड रूट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व्स इंडिया, ठीक है, जिसका आपका पड़ोस में है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। वेस्ट साइड पे आपका आ जाएगा खैबर पास, खुर्रम पास, बोलान पास आ जाता है। इसके बाद आपका पड़ोस मुल्क अफ़गानिस्तान है। और रोड सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से यहाँ पे बहुत तंगी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और थ्रू अफ़गानिस्तान आप सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ ट्रेड करने में मुश्किलात होती हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर आ जाते हैं तो वी हैव चाइना, काराकोरम हाईवे है, ये दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक ब्रिज और ट्रेड रूट बनता है काराकोरम का। ऑन द साउथ वेस्ट इज ईरान, जो आरसीडी हाईवे आपकी कनेक्ट करती है पाकिस्तान को तुर्की के साथ, यानी ईरान के रास्ते से। और यहाँ भी रोड प्रॉपरली बिल्ट और मेंटेन नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम के अंदर एक ये है कि स्टीप स्लोप्स हैं, खड़ी ढलान है, माउंटेनियस रीजन है और बहुत कम पासेस हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है बिकॉज ऑफ टैक्सेस। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड रूट्स भी जो है ना काफ़ी डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नंबर 2 हमारे पास है सी रूट, समंदर के रास्ते से किस तरीके से आपकी ट्रेड। अच्छा, सी रूट आपका जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव है कम पैसों में, और ये शॉर्टर रूट होता है आपका यूरोपियन कंट्रीज से एज कम्पेयर टू द लैंड रूट। जैसे हमारे पास है, पाकिस्तान के पास बिन कासिम पोर्ट है, जिसकी वजह से आप दूसरे ममालिक के साथ थ्रू सी रूट आप ट्रेड कर सकते। और ये सालों साल ये चलता है ये मामला, क्योंकि सी रूट जो है ना वो सारे साल ऑपरेशनल होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान आपका मिडल ईस्ट के साथ थ्रू अरेबियन सी ट्रेड कर सकता है। बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट जो हैं वो आपके थ्रू सी जो है ना वो डिलीवर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अब प्रॉब्लम्स आती हैं फिर, जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स भी हैं, शॉर्टकमिंग्स भी हैं। एज़ कम्पेयर टू एयर रूट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो है, और ये अर्जेंट जो ट्रेड ऑर्डर्स होते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकता। अंदरूने मुल्क के अंदर ये ट्रैवल इसलिए नहीं हो सकता या कंसाइनमेंट रीच नहीं कर सकते, और उन चीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है जो आपकी ताज़ा चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है एयर रूट। इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेड रूट। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल कंसाइनमेंट एंड लाइटर आइटम्स। बहुत जल्दी आपने कहीं चीज़ पहुंचानी हो,
स्मॉल अमाउंट के अंदर हो, ये लाइटर हो, तो उसके लिए एयर रूट बेस्ट है। ये आपके इनलैंड एरियाज़ के अंदर अर्जेंट डिलीवरीज के लिए भी होता है और उसके लिए आप एयर रूट ही यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बड़े कंसाइनमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, और ये बिल्कुल बड़े कंसाइनमेंट्स के लिए, हैवी कंसाइनमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, आपने ऊपर डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स, यानी डिफरेंस एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। अच्छा, इसके बरक्स आपके पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाएंगी, माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ऐड हो जाएंगी। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव क्यों होता है? देयर वाज मोर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये नेगेटिव में जाएगा, जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट कम होगी तो ये नेगेटिव में जाएगा। पाकिस्तान इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स, लग्जरी गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ये क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता है और कॉन्स्टेंटली आपकी जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज करती रहती हैं। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी आपकी इंपोर्ट्स और चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है, तो आप चीज़ें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान मोस्टली जो है ना वो एग्रो बेस्ड आइटम्स जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है जिसकी वैल्यू कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया रॉ कॉटन हो गया आपका, ये भी एग्रो बेस्ड में आ जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट्स हैव प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पाकिस्तान ट्रेड, एग्जांपल चाइल्ड लेबर इशू एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आपकी जो है ना वो फॉरेन गवर्नमेंट ने भी पाबंदियां लगाई हैं आपके ऊपर, और आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास कॉटन है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं थाईलैंड के अंदर और दूसरे ममालिक में। अच्छा, सारी बातें चल रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। द लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान इज स्मॉल, इंक्रीज इन लोड शेडिंग, इंस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपकी रिलाई करती हैं, या सब चीज़ों का असर आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है। नाउ हाउ, व्हाट आर द स्टेप्स टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड? पाकिस्तान शुड फोकस ऑन डूइंग मोर एक्सपोर्ट। आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपने रॉ मटेरियल को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें यहाँ पर, और इसके ऊपर आप कैपिटल लगाएं और फिर इसको एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना वो इंक्रीमेंट करें। द कंट्री शुड रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट कम करना शुरू करें और चीज़ों को जो है ना अपनी जो लोकल चीज़ें हैं उनको मार्केट में लाएं और उसको प्रमोट करें। अच्छा जी, कौन से स्टेप्स जो है ना वो इंक्रीज किए जाएं, आपके लिए जाएं स्टेप्स कि आपके एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए और पाबंदी लगाई जाए आपकी इंपोर्ट पे? तो इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बजाय इसके कि आप खाली स्ट्रॉबेरी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरे मैंगो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप इसकी जैम वगैरह या उसकी जेली वगैरह उसको बना के एक्सपोर्ट करें, तो दैट वुड बी मोर वैल्यूएबल। और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, उनके क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर सख्त किस्म की जो है ना वो नज़र रखी जाए एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और सप्लाई जो कर रहे हैं वो रिलायबल हो। पाकिस्तान शुड सीक टू फॉर्म मोर ट्रेड पार्टनर्स, आपके इंटरनेशनली ट्रेड पार्टनर्स आपको बढ़ाने हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे पाकिस्तान, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स को जो है ना इम्प्रूव करे, ड्राई पोर्ट्स को बढ़ाए, कंस्ट्रक्ट करे। चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन है तो चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है ना वो वर्कआउट करे। देयर शुड बी मोर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजीज हो। पॉलिटिकल सिचुएशन नीड्स टू बी स्टेबल, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है उससे हट के जो है ना वो हमें जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको फोकस अपनी ट्रेड के ऊपर करना चाहिए। अब रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट्स के ऊपर किस तरह लगाई जाए? अब रिस्ट्रिक्शन इस तरह लगेंगी कि आप अपने ही लोगों को एजुकेट करें, स्किल्ड लेबर बनाएं उन लोगों को, कि बजाय इसके कि हम बाहर से सर्विसेज लें, हमारे अपने इतने कॉम्पिटिटिव हों कि आपकी इंपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, आपको सर्विसेज लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो बाहर से लग्जरी आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप हाई टैक्सेस लगाएं, और locals should be encouraged to purchase the Pakistan made products. Tariffs should be high to discourage importers, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाते जाएं ताकि इंपोर्टर्स जो है ना डिस्करेज हो, इम्पोर्ट ना करें, कम करें इंपोर्ट।
अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी इनिशिएटेड ऑन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट्स। प्रोग्राम बताया जाए कि जो इम्पोर्ट किया जाता है, जो चीज़ों को बाहर से ख़रीदा जाता है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके ऊपर जो है ना वो अवेयरनेस प्रोग्राम किए। अब आते हैं ट्रेड बैरियर्स। 3 किस्म के ट्रेड बैरियर्स कैन बी इम्पोज्ड। टैरिफ्स, दैट इज द टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। ट्रेड एम्बार्गोज, जो इलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लग जाता है इंटरनेशनली। और कोटा इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर इंपोर्ट। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज डील्स इन अदर कंट्रीज करेंसीज। अब जब यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपके पास डॉलर या दूसरे मुल्क की करेंसीज आएंगी, और इट कैन बी अर्न बाय विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। आपकी प्रोडक्ट्स हो गई, गुड्स हो गया, यहाँ पर आपकी सर्विसेज हो गई। ये इनविजिबल और विजिबल एक्सपोर्ट्स के अंदर आता है। और जो बाहर लोग रहते हैं वो कमा के यहाँ पर भेजते हैं, दैट इज द रेमिटेंसेस फ्रॉम पाकिस्तानी लोकल्स रिजाइडिंग abroad. An exchange rate represents the value of one currency with respect to the other. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या है, जिसे हम ईपीजीबी कहते हैं? अब ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बनाता है प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल के लिए और प्रमोशन के लिए। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1980। और इसका क्या मैंडेट था, क्या प्लान था कि डेवलप एंड ऑपरेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन in Pakistan. The objective of the establishment of export processing zones इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करता है और कंट्री की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स देते हैं ताकि आप वो यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाएं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इससे निकलती हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हाउ कैन पाकिस्तान मेंटेन एंड इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड। ये फिर आपने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट किस तरीके से स्पोर्ट्स गुड्स में फ़ायदा हो सकता है, बढ़ा सकता है, ये इसको लिख देना है 6 मार्कर का। स्टेट अनदर वे अदर देन ट्रेड इन विच पाकिस्तान कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। Why does Pakistan need to increase foreign exchange? Explain the importance of export processing zone. Why is a large proportion of the production of sports goods industry exported? ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। और फिर इसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, EPBB जिसे कहते हैं। It was set up in 1963 as an attached department of the Ministry of Commerce। और ये भी एक्सपोर्टर को अक्रॉस द कंट्री फैसिलिटेट करता है, और मोर देन 20,000 एक्सपोर्टर्स जो है ना फैसिलिटेट हो चुके हैं इससे, और ये अपने काम के डेलीगेशंस के साथ ही अपने काम कर रहा है। और ट्रेड डेलीगेशंस यहाँ 2000 के करीब भेजे भी गए अब्रॉड, जो पाकिस्तान को होस्ट करें। इसको 43 इयर्स हो गए EPB को। इट प्रोवाइड अ फोरम फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड द इम्पोर्टर्स। जो मसले मसाइल होते हैं उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो काम कर, और इसको ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अब कहा जाता है, जो 2006 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इसको अप्रूव किया गया। और ये पहला क्या था, EPB था, अब क्या हो गया, TDAP। ये भी आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन है, एक्सपोर्टर्स को जो है ना वो फैसिलिटेट करने के लिए है, और ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। इसके बाद चंद और क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। 4 मार्कर्स हैं, 3 और 2 मार्कर्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।